दोस्तों, आप लोग जानते हैं कॉर्नेलियस फाज कौन है और उनसे हॉगवर्ट्स का क्या संबंध है? तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, दागास हैरी पॉटर अब सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए कहानी के साथ। आज की कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 14 कॉर्नेलियस फज। हैरी, रॉन और हरमाइनी तो पहले से ही जानते थे कि दुर्भाग्य से हैग्रिड को बड़ा व भयानक जानवर पसंद थे। जिस साल वे हॉगवर्ट्स में पढ़ने आए थे, उसी साल हैग्रिड ने लकड़ी के अपने छोटे से घर में ड्रैगन पालने की कोशिश की थी। इसके अलावा वे उसके 3 सिर वाले विशालकाय कुत्ते फ्लफी के को शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। हैरी को यकीन था कि अगर किशोरावस्था में हैग्रिड को ये पता चला हो कि महल में कहीं पर एक भयानक जानवर छुपा हो, तो उसे देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। शायद उसे इस बात पर अफसोस हुआ हो कि बेचारा भयानक जानवर इतने लंबे समय तक बंद रहा हो और अब उसे अपने पैर सीधे करने का मौका दिया जाए। हैरी कल्पना कर सकता था कि 13 साल के हैग्रिड ने उसे जंजीरें और पट्टी से बांधने की कोशिश भी की होगी, लेकिन हैरी को पूरा विश्वास था कि हैग्रिड कभी किसी को जान लेने के इरादे से कोई काम नहीं करेगा। हैरी मन ही मन सोच रहा था, काश उसने ये पता लगाया होता कि रिडल की डायरी से संदेश कैसे पाया जाए। रॉन और हरमाइनी ने उसे बार बार पूरी घटना को विस्तार से जानने को कहा। उन्हें पूरी कहानी बार बार सुनाते वो तंग आ गया और घटना सुनने के बाद उनके बीच होने वाली लंबी घुमावदार चर्चाओं से भी वो परेशान थी। हरमाइनी बोली, हो सकता है रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया हो, शायद कोई दूसरा भयानक जानवर लोगों पर हमला कर रहा हो। रॉन ने सफार से लहजे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर कितने भयानक जानवर रह सकते हैं? हैरी ने दुखी स्वर से कहा, ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि हैग्रिड को स्कूल से निकाला गया है और हैग्रिड को निकालने के बाद हमले रुक गए होंगे, वरना रिडल को पुरस्कार नहीं मिला होता। रॉन ने एक अलग दिशा में जाने की कोशिश की। रिडल बिल्कुल पर्सी की तरह लगता है, उसे हैग्रिड की जासूसी करने के लिए किसने कहा था? हरमाइनी ने कहा, परंतु रॉन, उस भयानक जानवर ने किसी की जान ली थी। हैरी बोला, और अगर हॉगवर्ट्स बंद हो जाता तो रिडल को मगलू अनाथालय में पढ़ना पड़ता। मैं इस बात के लिए दोष नहीं दे सकता कि उसने ये रोकने के लिए हैग्रिड को पकड़ाया। रॉन ने अपना होठ काटा, फिर झिझकते हुए पूछा, हैरी, हैग्रिड तुम्हें शुभंकर गली में मिला था, है ना? हैरी तुरंत बोला, वो गोगो को मारने वाली दवा खरीद रहा था। वे तीनों चुप हो गए। लंबी चुप्पी के बाद हरमाइनी ने झिझकते स्वर से सबसे जटिल सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें हैग्रिड के पास जाकर उससे भयानक जानवर के बारे में सवाल पूछना चाहिए? रॉन ने कहा, कितना अच्छा लगेगा जब हम जाकर उससे पूछेंगे, हेलो हैग्रिड, हमें बताओ, क्या तुमने किसी बालों वाले भयानक जानवर को हाल ही में महल में छोड़ा है? अंत में उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई और हमला नहीं होगा तब तक वे हैग्रिड से कुछ नहीं पूछेंगे। और जब हैरी को कोई दिनों तक अदृश्य आवाज सुनाई नहीं दी, ना ही किसी पर हमला हुआ, तो उन्हें लगने लगा कि उन्हें हैग्रिड से इस बारे में कभी पूछना ही नहीं चाहिए कि उसे स्कूल से क्यों निकाला गया था। जस्टिन और लगभग सीक्रेटेड मीक को बेजान हुए लगभग 4 महीने गुजर चुके थे। लगभग सभी लोग अब ये सोचने लगे थे कि हमलावर, चाहे वो जो भी हो, हमेशा के लिए मैदान छोड़ चुका था। प्लेबीज भी अंत अपने अरे पोटर, तुम हो गड़बड़ पोटर, गेट से उठ गया था। एक दिन जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में अर्नी मैकमिलन ने बड़ी विनम्रता से हैरी से कुकर मुर्दों की बाल्टी मांगी और मार्च में कई मंत्र कवचों ने ग्रीन हाउस नंबर 3 में शोर शराबे वाली एक जोरदार पार्टी बनाई। इससे प्रोफेसर स्प्राउट बहुत खुश हो गए। उन्होंने हैरी को बताया, जब वे एक दूसरे के गमले में जाने की कोशिश करने लगेंगे, तब हम समझ जाएंगे कि वे पूरी तरह व्यस्त हो चुके हैं। फिर हम अस्पताल में पड़े बेजान लोगों को दोबारा होश में ला सकेंगे।
सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को ईस्टर की छुट्टियों के दौरान सोचने के लिए एक नया विषय मिल गया था। थर्ड ईयर के लिए विषय चुनने का समय अब आ गया था। ये एक ऐसा मामला था जिसे कम से कम हरमायनी ने बहुत गंभीरता से लिया। इसका हमारे पूरे भविष्य पर प्रभाव पड़ सकता है, उसने हैरी और रॉन को बताया जब वे नए विषयों की सूचियों पर आंखें गिराकर उन पर निशान लगा रहे थे। हैरी बोला, मैं तो जादुई कार्य का विषय छोड़ना चाहता हूँ। रॉन ने बुरे स्वर से कहा, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, हमें अपने सारे पुराने विषय पढ़ना पड़ेंगे, वरना मैं गुप्त कलाओं में रक्षा की पढ़ाई छोड़ देता। ये सुनकर हरमायनी दहशत में आते हुए बोली, परंतु वो तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रॉन ने कहा, हाँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लॉकहार्ट उसे पढ़ाते थे। मैंने उसे आज तक कुछ नहीं सीखा सिवाय इसके कि नन्हे पिचाशों को बाहर न निकाला जाए। नेविल ने उसके पास के उसके परिवार के सभी जादूगर और जादूगरनी के खत आए थे, जिनमें उसे अलग अलग सलाह दी थी वो कौन से विषय चुने। नेविल जीप बाहर निकालकर दुविधा और चिंता में अपने विषय की सूचियां पढ़ता रहा था और लोगों से पूछता रहा कि उसके हिसाब से अंकों के जादूगर महत्व का ऐतिहासिक अध्ययन ज्यादा मुश्किल विषय है या पुरानी लिपियों का अध्ययन। हैरी को ही तरह मगलू परिवार में बड़े हुए डीन थॉमस ने तो अंत में अपनी आंखें बंद करके बिना देखे सूची पर छड़ी रख दी। इसके बाद उसने उन विषयों का चुन लिया जिन पर छड़ी रखी थी। हरमायनी ने किसी को भी सलाह नहीं दी और सारे विषय चुन लिए। हैरी मन ही मन मुस्कुराया जब उसने सोचा कि अगर वो जादूगरों के कैरियर के बारे में वर्णन अंकल और पेटूनिया आंटी से सलाह मांगेंगे तो वे लोग क्या कहेंगे। ऐसी बात नहीं थी कि उसे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया। पर्सी विज़ली उसे अपने अनुभव का लाभ देते हुए बहुत उत्सुक था। उसने कहा, हैरी, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। अपने भविष्य के बारे में जितनी जल्दी सोच सको उतना ही अच्छा है, इसलिए मैं भविष्य कथन पढ़ने की सलाह देता हूँ। लोग कहते हैं कि मंगलों का अध्ययन का एक कमजोर विकल्प है, परंतु व्यक्तिगत रूप में मैं ये सोचता हूँ कि जादूगरों के पास गैर जादूगर समुदाय की पूरी समझ होना चाहिए, खासकर तब जब वे उनकी करीबी संपर्क में रहकर काम करने के बारे में सोच रहे हो। मेरे डैडी को ही देखो, उन्हें हर समय मंगलों में संबंधित काम करना पड़ता है। मेरा भाई चार्ली हमेशा से बहिर्मुखी किस्म का था और उसे घूमना पसंद था, इसलिए उसने जादुई जीवों की देखभाल का विषय चुना। फैसला करते समय अपनी शक्तियों और प्रतिभा के हिसाब से काम करो हैरी। परंतु हैरी को दरअसल सिर्फ एक काम अच्छा लगता था और वो था क्विडिच खेलना। अंत में उसने वही नए विषय चुन लिए जो रॉन ने चुने थे, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो उनमें कमजोर भी रहा तो भी उसकी मदद करने के लिए कम से कम उसके पास कोई दोस्त तो होगा। गरुड़द्वार का अगला क्विडिच मैच मेहनतकश के खिलाफ होना था। वुड डिनर के बाद हर रात को टीम से प्रैक्टिस करवा रहा था, इसलिए हैरी को क्विडिच और होमवर्क के अलावा किसी भी चीज के लिए समय नहीं मिल रहा था। बहरहाल प्रशिक्षण सत्र बेहतर होते जा रहे थे, कम से कम ज्यादा सुखी होते जा रहे थे। जब हैरी शनिवार के मैच की पहले वाली शाम को अपने कमरे में झाड़ू रखने गया तो उसने सोचा कि इस बार गरुड़द्वार के क्विडिच कप जीतने की जितनी संभावना दिख रही थी उतनी पहले कभी नहीं दिखी थी। परंतु वो ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाया। कमरे में सबसे ऊपर की सीढ़ी पर उसे नेविल मिला, जो बौखलाया हुआ दिख रहा था। हैरी, मैं नहीं जानता ये किसने किया, ये तो बस मुझे इसी हाल में मिला था। भयभीत निगाहों से हैरी को देखते हुए नेविल ने धक्का देकर दरवाजा खोला। हैरी के संदूक का सामान हर तरफ बिखरा हुआ था। उसका चौगा जमीन पर पड़ा था, बिस्तर पर पीछी चादर खींचकर फेंक दी गई थी। पलंग के सिरहाने रखे कैबिनेट की दराज खुली थी, जिसका पूरा सामान चटाई पर फैला पड़ा था। हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो दैत्यों के साथ सफर किताब के कुछ बट्टे पन्नों पर चलता हुआ बिस्तर पर पास गया। जब उसने और नेविल ने बिस्तर पर कंबल दोबारा डाले तभी रॉन, डीन और सिम्स अंदर आए। डीन जोर से चिल्लाया, क्या हुआ हैरी? पता नहीं, हैरी बोला, पर रॉन हैरी के दुशालों की जांच कर रहा था। सारी जेबें बाहर की तरफ निकली हुई थी, जैसे किसी ने तलाशी ली हो।
रॉन ने कहा, कोई यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था, तुम्हारी कोई चीज गायब तो नहीं है? हैरी अपनी सारी चीजें उठाकर संदूक में डालने लगा। जब उसने लॉकहार्ट की आखिरी किताबें के अंदर डाला, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी कौन सी चीज वहाँ नहीं थी। उसने धीरे से रॉन को बताया, रिडल की डायरी गायब है। क्या? हैरी ने अपना सिर कमरे के दरवाजे की तरफ करके इशारा किया और रॉन उसके पीछे बाहर निकल आया। वे जल्दी से नीचे उतरकर एक बार फिर गुरुद्वार के हॉल में पहुंचे, जो आधा खाली था। वहाँ वे हरमाइनी के पास बैठ गए, जो अकेली बैठकर पुरातन लिपियां फटाफट समझिए नामक किताब पढ़ रही थी। ये खबर सुनकर हरमाइनी औचकी हो रही थी, परंतु ये चोरी तो गुरुद्वार का कोई विद्यार्थी कर सकता है, किसी और को हमारा पासवर्ड नहीं मालूम है। हैरी बोला, वही तो। अगले दिन जब वे उठे तो बाहर सूरज की चमकदार रोशनी फैली थी और हल्की हल्की फुर्तीदायक हवा चल रही थी। क्विडिच के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं, वुड ने उत्साह से गुरुद्वार की टेबल पर कहा और टीम के खिलाड़ियों की प्लेटों में तले हुए अंडे भर दी। बहुत अच्छे हैरी, तुम्हें अच्छी तरह नाश्ता करना चाहिए। हैरी गुरुद्वार की भीड़ भरी टेबल की तरफ घूमते हुए ये सोच रहा था कि कहीं रिडल की डायरी का नया मालिक उसकी आंखों के ठीक सामने तो नहीं बैठा है। हरमाइनी ने उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह दी थी, परंतु हैरी को यह विचार पसंद नहीं आया। ऐसा कहने से उसे रिडल की डायरी के बारे में सारी बातें बतानी पड़ी। इसके अलावा कितने लोग ये बात जानते थे कि हैग्रिड को 50 साल पहले स्कूल से क्यों निकाला गया था। हैरी इस मामले को दोबारा सबके सामने नहीं लाना चाहता था। हैरी जब रॉन और हरमाइनी के साथ अपना क्विडिच का सामान उठाने के लिए बड़े हॉल में बाहर आया, तो उसकी चिंताओं की सूची में एक और बहुत गंभीर चिंता जुड़ गई। उसने अभी संगमरमर की सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि उसे एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो। वो जोर से चीखा। रॉन और हरमाइनी दोनों ही चीखकर उछल पड़े। हैरी ने पीछे देखते हुए कहा, वही आवाज, मुझे अभी अभी वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी। क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया? रॉन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसने अपना सिर हिलाया, परंतु तभी हरमाइनी ने अपने माथे पर हाथ टोका। हैरी, मुझे लगता है मुझे कुछ समझ में आ रहा है। मुझे लाइब्रेरी में जाना होगा। और वो लपकते हुए तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसे क्या समझ में आया है? हैरी ने उछलते से कहा। वो अब भी चारों तरफ देख रहा था और ये भांपने की कोशिश कर रहा था कि आवाज कहाँ से आई थी। रॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। परंतु उसे लाइब्रेरी में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्योंकि हरमाइनी हमेशा यही कहती है, जब भी शंका हो तो लाइब्रेरी जाओ। हैरी अनिश्चितता से खड़े होकर फिर से उस आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा, परंतु आप उसके पीछे की और स्थित बड़े हॉल से विद्यार्थी बाहर निकल रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। इसके अलावा विद्यार्थी क्विडिच की पिच पर जाने के लिए अगले दरवाजे से निकल कर आ रहे थे। रॉन ने हैरी से कहा, बेहतर होगा कि तुम अभी चले दो। लगभग 11 बज चुके हैं। मैच का समय हो चुका है। हैरी गुरुद्वार टावर में आया, अपनी निम्बस 2000 उठाई और मैदान के पार जाने वाली बड़ी संख्या में एकत्रित विद्यार्थियों की भीड़ में शामिल हो गया। परंतु उसका दिमाग अभी महल में था। वो अभी अदृश्य आवाज के बारे में सोच रहा था। जब उसने चेकिंग रूम में अपना लाल दुशाला पहना तो उसे इकलौती राहत इस बात से मिली कि सब लोग इस समय मैच देखने के लिए महल के बाहर आ चुके थे। जोरदार तालियों के बीच दोनों टीम पिच पर उतरी। ऑलिवर वुड ने वार्म अप करते हुए गोल पोस्ट के चारों तरफ उड़ान भरी। मैडम बुच ने गेंदें निकाली। मेहनतकश के खिलाड़ी हल्के पीले रंग के दुशाले में थे। वे गोल घेरा बनाकर खड़े थे और रणनीति पर आखिरी मिनट की चर्चा कर रहे थे। हैरी बस अपनी झाड़ू पर चढ़ी रहा था कि तभी प्रोफेसर मैकगोनागल लगभग भागती हुई पिच पर आई। उनके हाथ में बैंगनी रंग का एक बड़ा सा मेगाफोन था। हैरी का दिल पत्थर की तरह डूब गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने खचाखच भरे स्टेडियम को मेगाफोन से संबोधित करते हुए कहा, ये मैच रद्द कर दिया गया है। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। ऑलिवर वुड को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश उड़ गए हो। वो तत्काल धरती पर आया और अपनी झाड़ू से उतरे बिना ही प्रोफेसर मैकगोनागल की तरफ भागा।
वो चिल्लाया, परंतु प्रोफेसर, हमें तो खेलना है। कब? करोड़ द्वार। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मेगाफोन पर बोलती रही, सभी विद्यार्थियों अपने अपने हाउस के हॉल में जाएंगे, जहां उनके हाउस के प्रमुख उन्हें पूरी जानकारी देंगे। कृपया जितनी जल्दी पहुंच सके पहुंच जाए। फिर उन्होंने मेगाफोन नीचे करते हुए हैरी को अपने पास आने का इशारा किया। पॉटर, मैं सोचती हूँ बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। हैरी ने सोचा कि इस बार वे उस पर संदेह कैसे कर सकते हैं। फिर उसने रॉन को शोर मचाती भीड़ से अलग होते देखा। जब वे महल की तरफ चलने लगे तो रॉन भागकर उनके पास आ गया। हैरी इस बात पर हैरान था कि प्रोफेसर मैकगोनागल इस बार कोई आपत्ति नहीं की। हाँ बिजली, शायद ये बेहतर होगा कि तुम भी साथ चलो। उनके चारों तरफ मंडरा रहे कुछ विद्यार्थी बेंच रद्द होने पर बड़बड़ा रहे थे, बाकी चिंतित दिख रहे थे। हैरी और रॉन प्रोफेसर मैकगोनागल के पीछे पीछे स्कूल तक गए और संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, परंतु इस बार वे उन्हें किसी के ऑफिस में लेके नहीं गए। जैसे ही वे अस्पताल के पास पहुंचे तो प्रोफेसर मैकगोनागल ने आश्चर्यजनक रूप से कोमल आवाज में कहा, इससे तुम्हें बहुत सदमा लगेगा। एक और हमला हुआ है, 2 लोगों पर हमला हुआ है। हैरी का दिल भयानक तरीके से उछलने लगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और वे लोग अंदर घुस गए। मैडम पॉम्फ्री प्रिपेयर की घुघराले वाली बालों वाली लड़की पर छुटी हुई थी। हैरी ने पहचान लिया कि वो चीलघात की थी। इसी लड़की से तो उन्होंने नागशक्ति के हल तक जाने का रास्ता पूछा था और उसके पास वाले बिस्तर पर थी। हरमाइनी, रॉन कराते हुए बोला। हरमाइनी पूरी तरह स्थिर थी, उसकी आंखें खुली थी और कांच जैसी हो गई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल बोली, ये दोनों लाइब्रेरी के पास मिली। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों में से कोई इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। ये उनके पास फर्श पर पड़ा मिला था। उनके हाथ में एक छोटा गोल शीशा था। हैरी और रॉन दोनों ने हरमाइनी को घूरते हुए अपना सिर से इनकार किया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें गरुड़द्वार टावर में ले चलती थी। मुझे वैसे भी वहां जाकर विद्यार्थियों से कुछ कहना है। सभी विद्यार्थी शाम को 6 बजे तक अपने हाउस के हॉल में लौट आएंगे। कोई भी विद्यार्थी उसके बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। टीचर तुम लोगों को हर क्लास के लिए ले जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी टीचर के साथ रहे बिना बाथरूम में नहीं जाएगा। क्विडिच के आगामी समस्त प्रशिक्षण और मैच स्थगित किए जाते थे। शाम की सभी गतिविधियां बंद की जाती थी। हॉल में इकट्ठे गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर मैकगोनागल की बातें खामोशी से सुनी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उस चंपत्र मोड़ा जिससे वे पढ़ रही थी और थोड़े रुधे गले से बोले, शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस समय जितनी दुखी हूँ उतनी पहले कभी नहीं थी। अगर हमलावर पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है हमें स्कूल बंद करना पड़े। मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अगर किसी को इन हमलों के बारे में कुछ भी मालूम हो तो वो वहाँ तो आगे आके हमें बता दे। वे थोड़े अजीब तरीके से तस्वीर से छेद के बाहर निकले। उनके जाने के तत्काल भी बाद गरुड़द्वार के विद्यार्थियों में बातें होने लगी। बिजली भाइयों के दोस्त ली जॉर्डन ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, अब तक गरुड़द्वार के 2 विद्यार्थी बेजान हो चुके हैं और एक भूत भी। चीलघात और मेहनतकश के एक विद्यार्थी पर हमला हुआ है। क्या किसी टीचर को ये नहीं दिख रहा है कि नागशक्ति के सारे विद्यार्थी सही सलामत है? क्या ऐसे ये स्पष्ट नहीं होता कि ये सब नागशक्ति वाले करवा रहे हैं? वारिस भी नागशक्ति का है और भयानक जानवर भी नागशक्ति का ही है। स्कूल बंद करने के बजाय सिर्फ नागशक्ति के विद्यार्थियों को बाहर निकला दे जाए। वो गर्जा। सुनने वालों ने सहमति में सिर हिलाया और तालियां बजाई। ली के पीछे पर्सी बिजली एक कुर्सी पर बैठा था, परंतु इस बार वो अपने विचार प्रकट करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो जैसे सदमे में था। जॉर्ज ने हैरी को धीमे से बताया, पर्सी को बहुत गहरा सना लगा है। चिलघात वाली लड़की पेनोलो प्रीफेक्ट है। मुझे लगता है उसने कभी नहीं सोचा था कि भयानक जानवर किसी प्रीफेक्ट पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है, परंतु हैरी अधूरे मन से ही उसके बात सुन रहा था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने हरमाइनी की तस्वीर आ जाती थी, जो अस्पताल के बिस्तर पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लेटी थी।
और अगर अपराधी जल्दी नहीं पकड़ा गया तो हैरी को सारी जिंदगी डर्सी परिवार के साथ रहने के बारे में सोचना पड़ेगा। टॉम रिडल ने हैग्रिड को सिर्फ इसलिए पकड़वाया था क्योंकि स्कूल बंद होने पर उसे मगलू अनाथालय में जाना पड़ता। हैरी अब जान गया था कि टॉम को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा। रॉन ने चुपचाप हैरी के कान में पूछा, हम क्या करने वाले हैं? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को हैग्रिड पर संदेह होगा? हैरी ने मन ही मन निर्णय लेते हुए कहा, हमें जाकर उससे बात करना होगा। मुझे यकीन है कि इस बार उसने ये काम नहीं किया होगा, परंतु अगर उसने भयानक जानवर को पिछली बार खुला छोड़ा था तो वो जानता होगा कि रहस्यमय तहखाने के भीतर कैसे पहुंचा जाता है, और ये जानना एक अच्छी शुरुआत होगी। परंतु मैकगोनागल ने कहा था कि क्लासों के बाद हमें अपने टावर में ही रहना पड़ेगा। हैरी ने और धीमे बोलते हुए कहा, मुझे लगता है डैडी के अदृश्य चौके को बाहर निकालने का समय आ गया है। हैरी को अपने पिता से विरासत में सिर्फ एक ही चीज मिली थी, एक लंबा और चांदी जैसा सफेद अदृश्य चौका। वे सिर्फ इसी के सहारे हैग्रिड से मिलने के लिए सबसे छुपकर स्कूल से बाहर जा सकते थे। हर दिन की तरह आज भी वे अपने सामान्य समय पर बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि नेविल, डीन और सिम्स रहस्यमय तहखाने पर चर्चा बंद करके सो नहीं जाए। इसके बाद हैरी और रॉन ने उठकर दोबारा कपड़े पहने और चोगा ओढ़ लिया। महल के अंधेरे और खामोश कॉरिडोर से बाहर निकालना आनंददायक नहीं था। हैरी पहले भी कई बार रात को महल में घूम चुका था, परंतु उसे दिन ढलते के बाद वहां चलने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। टीचर्स, प्रीफेक्ट्स और भूत जोड़ियां बनाकर गलियारों में पहरा दे रहे थे और किसी असामान्य गतिविधि की तलाश में चारों तरफ नजर रखे हुए थे। उनके अदृश्य चौके के बावजूद उनकी आवाजें सबको सुनाई दे रही थी। इस बारे में एक खास तौर पर तनाव भरा क्षण तब आया जब रॉन के पैर का अंगूठा उस स्थान से सिर्फ कुछ गज की दूरी पर मुड़ गया जहां स्नेप पहरेदारी कर रहे थे। शुक्र था कि जिस पल रॉन ने गाली बकी उस वक्त स्नेप को छींक आ गई। राहत की सांस लेते हुए वे बलूत की लड़की के अगले दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल दिया। रात का आसमान साफ था और सितारे चमक रहे थे। तेजी से हैग्रिड के घर की रोशनी भरी खिड़कियों की ओर बढ़े। सामने वाले दरवाजे के ठीक बाहर पहुंचकर उन्होंने अपना चौगा उतार लिया। उन्होंने खटाखट कर की कुछ क्षण बाद हैग्रिड ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि हैग्रिड ठीक सामने खड़ा था और उन पर धनुष बाण से निशाने साधे हुए था। उसके पीछे उसका वेग नाम का कुत्ता जोर से भौंक रहा था। उसने अपना धनुष नीचे किया और उन्हें घूरा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? हैरी ने अंदर घुसते हुए धनुष की ओर संकेत करते हुए कहा, ये किस लिए है? कुछ नहीं, हैग्रिड गुदगुदाया। हमें उम्मीद थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठ जाओ, हम चाय बनाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक से पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। पहले तो उसने चाय की पतीले से पानी उछालकर आग लगभग बुझा दी। फिर उसका बड़ा सा हाथ घबराहट में कांपा और इस वजह से केटी टूट गई। हैरी बोला, तुम ठीक तो हो हैग्रिड? क्या तुमने हरमाइनी के बारे में सुना? हैग्रिड ने कांपती आवाज में कहा, ओह हाँ, हमने सुना था। वो घबराकर बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था। उसने उन दोनों को उबली पानी के बड़े मग पकड़ा दिए। वो चाय की पत्ती डालना भूल गया था और वो एक प्लेट में पटके का बड़ा टुकड़ा रख दिखे कहा। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक सुनाई दी। हैग्रिड के हाथ से फ्रूट केक घुसकर नीचे फिर गया। हैरी और रॉन ने दहशत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। फिर वे अदृश्य चौका ओढ़कर एक कोने में चले गए। ये तसल्ली कर लेने के बाद कि वे छुप गए, हैग्रिड ने अपना धनुष उठाया और एक बार फिर दरवाजा खोला। गुड इवनिंग हैग्रिड। बाहर डम्बलडोर खड़े थे। अंदर आते समय वे बहुत गंभीर दिख रहे थे। एक पल बाद ही एक अद्भुत अजीब सा दिखने वाला आदमी उनके पीछे पीछे अंदर आया। वो नाटा और मोटा था। उसके बूढ़े बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो अजीब तरह के कपड़े पहने था, धारीदार सूट, लाल टाई, लंबा काला चौगा और नुकीले बैगनी जूते। उसके बाह के नीचे पीले हरे रंग का हेड दबा था। रॉन बोला, ये डैडी के पास है। कॉर्नेलियस फज, जादू मंत्री।
गिनी ने रॉन को चुप करने के लिए जोर से कौनी मारी। हैग्रिड अब पीला और पसीना पसीना हो गया था। वो एक कुर्सी पर गिर गया और कभी डम्बलडोर को तो कभी कॉर्नेलियस फज को देखने लगा। बुरा हुआ हैग्रिड, फज ने कहा। बहुत ही बुरा हुआ, मुझे आना ही पड़ा। मगलुओं पर 4 हमले, बात बहुत बढ़ गई है। मंत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने ये नहीं, हैग्रिड ने डम्बलडोर की तरफ याचना भरी निगाहों से देखते हुए कहा। आप तो जानते हैं कि हमने ये नहीं किया प्रोफेसर डम्बलडोर सर। मैं ये बात अच्छी तरह कह देता हूँ कॉर्नेलियस की हैग्रिड पर मुझे पूरा भरोसा है। डम्बलडोर ने फज की ओर भुगोटी जानते हुए कहा। इस पर फज थोड़े परेशान दिखते हुए बोले, देखो एल्बस, हैग्रिड का रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। मंत्रालय को कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्कूल के गवर्नर बार बार मुझसे संपर्क कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। फिर भी कॉर्नेलियस, मैं तुम्हें बता दूं कि हैग्रिड को ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, डम्बलडोर ने कहा। उनकी नीली आंखें में एक ऐसी आंख थी जैसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखी थी। फज ने अपने हेड के साथ खेलते हुए कहा, इसे मेरे नजरिए से देखिए, मुझे पर इस पर बहुत दबाव है। लोगों को ये लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर बाद में ये पता चलता है कि हैग्रिड ने ये काम नहीं किया तो उसे छोड़ दिया जाएगा और कुछ ही नहीं कहा जाएगा। परंतु इस समय तो मुझे उसे ले जाना चाहिए, मजबूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये तो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना होगा। हमें ले जाएंगे? हैग्रिड ने कांपते हुए कहा। हमें कहाँ ले जाएंगे? सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फज ने हैग्रिड से नजरें चुराते हुए कहा। ये सजा नहीं है हैग्रिड, सिर्फ सावधानी बरतना है। अगर कोई और पकड़ा जाएगा तो तुम्हें माफी मांगकर तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। कहीं अज़काबान जेल में तो नहीं? हैग्रिड बढ़ी आवाज में बोला। इससे पहले कि फज जवाब दे पाए, दरवाजे पे एक और जोरदार दस्तक हुई। डम्बलडोर ने दरवाजा खोला। अब पसलियों में कौनी खाने की हैरी की बारी थी। उसने जोर से सांस खींच दी। लूसियस मैल्फॉय हैग्रिड की झोपड़ी में अंदर आ गई। वे सफर वाला लंबा काला चोगा पहने थे। उनके चेहरे पर एक ठंडी तथा सुशिष्ट भरी मुस्कान थी। वे गुर्राने लगा। उन्होंने बहुत प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, तुम्हें पहले से ही यही यहाँ हो? फज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैग्रिड गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे घर से निकल जाओ। भले आदमी, मेरा विश्वास करो, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है आपके इस और आपसे आपके घर में कहते हैं। लूसियस मैल्फॉय ने बैंकपूर्ण दृष्टि से छोटे कमरे में चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं तो स्कूल गया था और वहाँ मुझे पता लगा कि हेडमास्टर यहाँ है। और आपको मुझसे क्या काम है लूसियस? डम्बलडोर ने कहा। वे बेनज़ारता से बोल रहे थे, परंतु अभी उनकी नीली आंखें सुलग रही थी। दुखद है डम्बलडोर, मिस्टर मैल्फॉय ने अलसाहे अंदाज में बोलते हुए चर्मपत्र का लंबा रोल बाहर निकाला। परंतु गवर्नरों को लगता है कि अब आपके हटने का समय आ चुका है। ये रहा आपकी बर्खास्ती का आदेश। आपको इस पर पूरे 12 दस्तखत मिलेंगे। हम सब ये महसूस करते हैं कि अब स्थिति संभालना आपके बस की बात नहीं है। इतने सारे हमले हो चुके हैं। आज दोपहर के ही तो 2 हमले हुए है ना? इस तरह से तो हॉगवर्ट्स में एक भी मगलू बच्चा नहीं बचेगा और हम सब जानते हैं कि इससे स्कूल को कितना भारी नुकसान होगा। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या सचमुच डम्बलडोर को बर्खास्त किया जाएगा। तो जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाका's हैरी पॉटर।